सब ठीक है, तो आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ कि 2-3 बच्चे और ज्वाइन करें, तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। और जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, हम उसके आगे से डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, आपको याद है उस दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो प्रोसेस खुद से हो जाए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिन प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ करना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आइस बाहर रख दूं एटमॉस्फेयर में, तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी ना, या मुझे उसे जबरदस्ती फोर्स लगा के मेल्ट करना पड़ेगा? बताओ। क्या वो खुद से मेल्ट हो जाएगी? मेल्टिंग ऑफ आइस, इज इट ए स्पॉन्टेनियस Yes, प्रोसेस ma'am. और नॉन स्पॉन्टेनियस? यस मैम, अपने आप हो जाए। अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर पानी ऊपर है तो ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर मैं इस पानी में इंक डाल दूं तो वो इंक अपने आप मिक्स हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Spontaneous process means those process that occur on their own, that do not require any external force for their occurrence. Those processes are known as spontaneous process. Then we had discussed few points of the spontaneous process, that they occur on their own. They proceed only in one direction and cannot take place in opposite direction. For example, if the ice can melt on its own, the ice cannot freeze on its own. उसी टेम्परेचर पर क्या आइस से पानी बन गया, तो क्या उसी पानी से वापस आइस बन जाएगी क्या? बताओ अपने आप। नहीं मैम। अगर ये आइस है और इस आइस से अगर पानी बना, तो क्या पानी से आइस अपने आप बनेगी दोबारा? नहीं नहीं बनेगी। मैम। अगर पानी ऊपर से नीचे आया, तो क्या नीचे से वापस ऊपर जाएगा अपने आप? नहीं मैम। अगर पानी में अपने आप इंक डिसॉल्व हो रही है, तो क्या इंक अपने आप वापस सेपरेट हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं मैम। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब पानी से बर्फ बन तो जाएगी, लेकिन आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको उसे फ्रिज में जाके रखना पड़ेगा। पानी भी ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन आपको नीचे पानी की मोटर लगानी पड़ेगी। इंक भी सेपरेट हो तो जाएगी, पर आपको डिस्टिलेशन, केमिस्ट्री में लैब की मदद से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते। अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए उन्हें कोई ना कोई फोर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड, मतलब रैपिड मींस फास्ट। दे कैन बी फास्ट और स्लो। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जंग अपने आप लग जाती है, लेकिन धीरे 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 लगती है। और अब नहीं पढ़ा था कि जो प्रोसेस होता है वो तब तक कंटिन्यू होता है जब तक एक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। तो क्या सभी ने स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब समझ लिया है बच्चे? यस मैम। ओके, सबने नोट्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन भी लिख ली है? यस मैम। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। कि क्या स्पॉन्टेनिटी का और एनर्जी का आपस में कोई रिलेशन है क्या? एक बात समझो बच्चे, ये मानते हैं कि एक मेरा रिएक्टेंट है ए, और ए से बी बन रहा है, और अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इफ दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका मतलब बच्चा ए के कंपैरिजन में जो बी होगा दैट मस्ट बी मोर स्टेबल। कोई भी चीज बेटा अगर अपने आप से कुछ काम कर रही है, तो वो तभी कर रही होगी ना जब उसका कोई बेनिफिट होगा, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी, तभी वो कुछ काम करेगी, अदरवाइज वो क्यों करेगी? डू यू एग्री कि अगर ए से बी अपने आप जा रहा है, अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ए के कंपैरिजन में बी ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो ए अपने आप बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने इसको समझने की कोशिश करी एनर्जी के टर्म्स में। तो हमने ये बात मानी दैट डेफिनेटली कि अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस
because it has a tendency of going into a lower energy. मतलब every reactant spontaneous के लिए जो पहला एक मतलब वो माने एक फर्स्ट कंडीशन माने, so that is the tendency for minimum energy. Why so? Because बच्चा हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं that a substance which has higher energy is unstable and a substance that has a low energy is stable. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है ना बच्चा ये that energy is inversely proportional to stability. केमिस्ट्री में एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. एक बात सोचो, अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल थका हुआ है, ठीक है, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो वो शांति से बैठेगा या उधंग कर शरारत करेगा. और एक दूसरा बच्चा है जिसको तुमने अच्छे से खिला पिला रखा है, उसका अच्छे से पेट भर रखा है, तो वो ज्यादा शैतानी करेगा. कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान होगा, ए या बी? बी मैम. बी. जिसके पास कम एनर्जी होगी वो आराम से लेट कर आराम करेगा ना, रेस्ट करेगा. और जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा क्या करेगा, इधर उधर डोलेगा और लोगों को परेशान करेगा, कभी किसी को परेशान करेगा, कभी किसी को परेशान करेगा. सिमिलरली एलिमेंट्स भी होते हैं. एलिमेंट्स में भी जब उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, सो दे कीप ऑन रिएक्टिंग विद वन स्पीशीज एंड अनदर, तो वो हर किसी से रिएक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं. बट अगर उनके पास एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबिलिटी होती है. तो हमेशा बेटा कभी भी किसी चीज को स्टेबल होना होता है ना, तो वो हमेशा क्या करता है, अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करता है. क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? यस मैम. यस मैम. मैम. अब हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है हवा में, तो वो पत्थर अपने आप नीचे आ जाता है. क्यों आता है नीचे? ड्यू टू ग्रेविटेशन आता है ना. यस मैम. ग्रेविटेशन में नीचे आने से क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है. जितनी ज्यादा हाइट पर है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है. सब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, है ना. तो इसीलिए जो स्टोन है वो अपने आप क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है. पानी भी अपने आप नीचे इसीलिए आ रहा है, हिल से. ऊपर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, तो इसीलिए पानी अपने आप नीचे आ रहा है. जो हीट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे चाय रख दूं, तो ये गरम गरम चाय अपने आप अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर को देने लगेगी. क्यों देने लगेगी? क्योंकि ये अभी हॉट है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है. ये अपनी एनर्जी लोअर डाउन करके और क्या बन जाएगी, कोल्ड बन जाएगी. तो हमेशा क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सच दैट कि एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए. क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम. मिनिमम एनर्जी. बट उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए. हमने देखा कि ठीक है, ज्यादातर रिएक्शंस, अच्छा बेटा इन सभी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. मतलब रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक. बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती मैम. रिलीज होती है. रिलीज होती है. वेरी गुड. तो हीट शुड बी रिलीज्ड. तो हमने सोच लिया था ये कि अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होंगे जो एक्सोथर्मिक होंगे, जिसमें हीट रिलीज हो रही होगी. हीट रिलीज हो रही होगी तो इनकी एनर्जी कम हो रही होगी और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी. जैसे जैसे एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी. यही हमने सोचा था. बट then we come across some examples जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस थे. हीट एब्जॉर्ब हो रही थी बट फिर भी वो रिएक्शंस हो रहे थे. देखो, बट ये तो हमने एक क्राइटेरिया मान लिया कि एक कंडीशन तो ये है स्पॉन्टेनिटी का, दैट रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक. रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए. बट मेल्टिंग ऑफ आइस, सोचो ये आइस है, ये आइस से बेटा अगर पानी बन रहा है तो ये आइस क्या करती है, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करती है ना, इजंट इट?
ये गर्मी एब्जॉर्ब करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, तभी तो मेल्ट होता है Yes, ma'am. Yes, ma'am. है कि नहीं, है ना। तो हीट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल ले लो, मतलब कि लेटर से बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिनट। एक सेकंड बच्चों, चलो एक एग्जाम्पल ये दे रखा है बुक में, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है डिसॉल्विंग ऑफ NaCl इन वाटर। बेटा NaCl यानी कि सॉल्ट, जब पानी में नमक मिलाते हैं ना, तब वो भी जो सिस्टम होता है वो NaCl को डिसॉल्व करने के लिए, NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये रिएक्शन भी कैसा होता है, इट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन ये भी स्पॉन्टेनियस है। पानी में सॉल्ट अपने आप घुल जाता है और अलग नहीं होता, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ गई दैट स्पॉन्टेनिटी के लिए टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी एक क्राइटेरिया तो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी ओनली क्राइटेरिया। There must be some other criteria. This could be one of the reason, but this is not the only reason. Are you getting this? It means Yes, ma'am. decrease in energy is not the only criteria for spontaneity reaction की spontaneous होने में। खाली एनर्जी कम हो रही है ये रीजन तो नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जो स्पॉन्टेनियस है जिसमें एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शंस एंडोथर्मिक है। तो अब हमने ढूंढना कि वो सेकंड क्राइटेरिया क्या है। बेटा वो सेकंड क्राइटेरिया है एंट्रोपी। क्या है वो, एंट्रोपी। बेटा पहले वाली स्लाइड से लिख लिया है आप लोगों ने? एक मिनट मैम। हाँ आप लोग लिख लो लिख लो। फर्स्ट कंडीशन की जगह फर्स्ट क्राइटेरिया लिख लो, फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, दैट द रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक, हीट शुड बी रिलीज्ड। और इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख भी लिए, फॉलिंग ऑफ स्टोन, फॉलिंग ऑफ वाटर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, इन सब में हो रहा था। बट in some reactions are endothermic, for example this and this, so it means decrease in energy is not the only criteria for spontaneity. हो गया मैम। सभी का हो गया? नहीं मैम बाकी है। अच्छा ओके बेटा। थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे बच्चा। डन। एक ही मिनट मैम। अच्छा ओके ओके ओके। बेटा अपने वर्ड्स में भी नोट्स लिख सकते हैं, वैसे मैं नोट्स शेयर भी कर दूंगी, ठीक है? हो गया मैम। ओके। तो अब नेक्स्ट बेटा जो वर्ड आपको सीखना है दैट इज एंट्रोपी। सब लोग हेडिंग डालेंगे एंट्रोपी।
एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर एस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक टर्म है। जैसे एंथैल्पी होती है ना बेटा डेल्टा एच, ऐसे ही एंट्रोपी होती है एस। एंट्रोपी वर्ड क्या है? बहुत सिंपल वर्ड है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। रैंडमनेस समझती हो बच्चा? कोई चीज कितनी रैंडम है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि मानो एक क्लास में बच्चे हैं 50 बच्चे और मैंने उन्हें एकदम एक लाइन में बिठा रखा है, दैट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और अगर वो क्लास में ना इस तरीके से लाइन में ना बिठाया जाए और वो रैंडमली क्लास में इधर उधर घूम रहे, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज रैंडमनेस। रैंडमनेस वर्ड का मीनिंग सबको समझ में आता है ना बच्चे? Yes, ma'am. डिसऑर्गेनाइज्ड, जो चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। जैसे बेटा आइस, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हाईली ऑर्डर्ड स्टेट होता है। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? लो एंट्रोपी। लिक्विड्स में थोड़ी सी रैंडमनेस बढ़ी और गैसेस में एकदम रैंडमनेस बढ़ गई, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दैट दिस इज द हाईएस्ट एंट्रोपी। क्या ये बात क्लियर हुई? एंट्रोपी बहुत सिंपल सी चीज है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। जो चीज जितनी ज्यादा रैंडम होगी, जितनी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. हाईएस्ट एंट्रोपी। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ कम शैतान होते हैं, कुछ ज्यादा शैतान होते हैं, ऐसे ही ये होता है एंट्रोपी। बट बच्चे पता है प्रॉब्लम क्या है? वी कैन नॉट मेजर एंट्रोपी। हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर एंट्रोपी। अब ये कैसे मेजर करें ना? कौन बच्चा कितना बदमाश है? बदमाशी की कोई मेजरमेंट थोड़ी है। सिमिलरली रैंडमनेस की भी कोई मेजरमेंट नहीं है। बट वी कैन मेजर चेंज इन एंट्रोपी। हम क्या मेजर कर सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। मतलब कि डेल्टा एस, डेल्टा बताया था ना, चेंज। हम ये गेस कर सकते हैं कि अच्छा पहले कम था और अब ज्यादा हो गया रैंडम, या फिर पहले ज्यादा रैंडम था और अब कम रैंडम हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? Yes, ma'am. देखो, चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगी, आपको बताना है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बताना है एंट्रोपी इंक्रीज हुई है या एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। चलो जल्दी जल्दी। फर्स्ट, यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर में कुछ एक गैस थी ए, ठीक है, और एक दूसरी गैस थी बी, ठीक है? और अभी इन दोनों के बीच में हमने ये एक वॉल लगाई हुई थी। अब अगर मैं इस वॉल को रिमूव कर दूं तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। ओके, रैंडमनेस बढ़ेगी या रैंडमनेस कम हो जाएगी? ये गैसेस के रैंडमनेस पार्टिकल्स है, बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ेगी तो बेटा एंट्रोपी भी तो बढ़ेगी ना। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है मतलब एंट्रोपी कम हो रही है। तो एक बात सोचो, अभी ये मॉलिक्यूल्स ए के इस तरफ है, बी के इस तरफ है, जैसे ही मैं ये वॉल हटा दूंगी तो वैसे ही क्या हो जाएगा? रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी ना। ये ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे? पूरी तरह आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो रैंडमनेस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सभी को समझ में आ रहा है?
एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और बेटा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल वाली ज्यादा है ना, इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरे वाला देखो। मेरे पास वाटर वेपर्स हैं और मैंने उस वाटर वेपर्स को फ्रीज कर दिया, कूल कर दिया, और उससे H2O लिक्विड बन गया, गैस से लिक्विड बन गया। अब बताओ एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? सोच के बताओ। इमेजिन करो पानी के वेपर्स हैं और उन वेपर्स से मैंने लिक्विड बना दिया। किसमें ज्यादा रैंडमनेस थी, वेपर्स में कि पानी में? वेपर्स में। वेपर्स में, वेरी गुड। तो बेटा जब वेपर से लिक्विड बना तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? एंट्रोपी डिक्रीज कर गई ना बेटा, पार्टिकल्स पास पास आ गए। डू यू एग्री? सभी को समझ में आ रहा है ये? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें कि यहाँ पर एंट्रोपी नेगेटिव क्यों है? अच्छा चलो ठीक है, थर्ड वाला मैम बताओ। रिपीट करना। अच्छा बेटा ये देखो, पानी के वेपर्स है, वेपर स्टेट में पानी कैसा होगा यहाँ देखते हैं। चलो एक सेकेंड। अगर मैं लिख रही हूँ कि H2O गैसेस है, गैसियस फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर्स की फॉर्म में। वाटर वेपर्स की फॉर्म में बेटा वेपर्स कैसे होंगे? दूर दूर होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे। और यस मैम। H2O लिक्विड बन गया, तो H2O लिक्विड में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए होंगे ना बच्चे। यस मैम। यस मैम। बताओ कौन सी स्टेट ज्यादा, तो रेंडमनेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज। डिक्रीज हुई मैम। डिक्रीज हुई। मैम। हाँ तो बेटा इसीलिए डेल्टा एस क्या हो गया? नेगेटिव। जब भी कभी भी अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी कि रेंडमनेस इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, रेंडमनेस कम हो रही है, तो तब ऐसे में डेल्टा एस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। अगर फाइनल वाला बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव होगा, और अगर पहले ज्यादा थी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से। समझ में आया? यस मैम। अच्छा अब एक थर्ड वाला बताओ। हाइड्रोजन गैस है, टूटकर 2H गैस बन गया, एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई मैम। इंक्रीज हुई मैम। सभी को लग रहा है इंक्रीज हुई, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एंट्रोपी इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई बच्चा? ये देखो, डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे है H2 गैस। H2 गैस का मतलब है बेटा कि अगर एक कंटेनर है तो इस कंटेनर में ऐसे HH 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 H2 के ऐसे मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर मैंने तोड़ दिया तो तोड़ के क्या हो गया? ये सारे H मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए। तो अब रेंडमनेस बढ़ गई ना। यस मैम। पहले 4 मॉलिक्यूल से 8 मॉलिक्यूल से, तो रेंडमनेस क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, अब एक ये वाला देखो। H2 गैस प्लस O2 गैस इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ H2O गैस, और यहाँ पे 2। अब देखो बेटा, जब भी कभी इस तरीके का रिएक्शन होता है और हमें देखना होता है कि इसी रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस देखते हैं। रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं? 2 हाइड्रोजन की गैस है और 1 ऑक्सीजन की गैस है, यानी कि 3 मोल्स ऑफ गैस है। और यहाँ पे कितनी है? 2 मोल्स। तो मतलब बेटा रैंडमनेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई मैम। डिक्रीज हुई ना बेटा। जितनी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रेंडमनेस उतनी ज्यादा होती है। यहाँ पे 3 मोल गैस थी, यहाँ पे सिर्फ 2 मोल गैस है, तो रेंडमनेस क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। सभी को बिल्कुल पक्का क्लियर हुआ?
यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा कई बार एमसीक्यू से डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाते हैं। जैसे आप एक सेकंड रुको, मैं आपको आपकी बुक का एक और एक दो एमसीक्यूज अभी हम लोग करते हैं, पहले एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है? अब आप मुझे खुद ही बता पाओगे ये वाले क्वेश्चन। एक सेकेंड। एंटायर स्क्रीन शेयर है। ये देखो बेटा, दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। अभी आप लोगों को मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ए है बेटा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड। एक लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? Increase करेगी मैम। ओके, किसने बोला ये वाला? ओके चैतन्य, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो? मैम डिक्रीज होगी इंक्रीज मैम। होगी मैम। ओके चैतन्य, लिक्विड या सॉलिड किसमें ज्यादा रैंडमनेस होती है? कौन ज्यादा रैंडम होता है? किसमें पार्टिकल ज्यादा रैंडम होते हैं? Liquid में. लिक्विड में। हाँ, तो फिर बेटा अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई मैम। डिक्रीज हुई ना बच्चा। ये देखो, लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लिक्विड में पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं, है ना? और सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना? तो किसमें रैंडमनेस ज्यादा है, लिक्विड में या सॉलिड में? सॉलिड में मैम। सॉलिड में। रैंडमनेस लिक्विड में लिक्विड मैम। में मैम। लिक्विड Liquid में। तो में, मैम। एंट्रोपी डिक्रीज हुई ना बच्चे। अच्छा, अब सेकंड में देखो, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। अब सोचो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अगर हीट करेंगे बढ़ तो जाएगी. बढ़ जाएगी मैम। बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहां देखो, H2 गैस से 2H गैस हो गई, तो अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस करा है। एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज मैम। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज मैम। वेरी गुड। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल्स आ गए। नेक्स्ट वाले में बताओ, 2NaHCO3 सॉलिड, रिएक्टेंट साइड पे कोई भी गैस नहीं है, सिर्फ सॉलिड है। प्रोडक्ट साइड पे देखो, Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई या इंक्रीज डिक्रीज हुई? मैम। इंक्रीज मैम। इंक्रीज इंक्रीज हुई हुई। मैम। तो बेटा इसका मतलब डिक्रीज किस में कर रही है? ऑप्शन A ए में। में। सभी लोगों को क्लियर हो गया ये? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी से मेरा क्या मतलब है? अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिवली कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। बट व्हाट इफ कि अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स में निकालना हो। क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर्स, कि मुझे इफ मेरे को नंबर जानना हो कि एंट्रोपी में एग्जैक्ट कितना चेंज आया है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, नोट करेंगे बच्चे।
पहले इसका लिख लेते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए एंट्रोपी की डिफाइन है, पहले लिख लो देन समझा दूंगी। एंट्रोपी चेंज in a system is equals to the amount of heat transferred is equal to the amount of heat transferred to a system to it in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin. देखो entropy change delta S of system is equals to Q reversible upon में T, where T is your temperature. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. Entropy change in a system is equals to the amount of heat transferred in a reversible manner, Q reversible, divided by the temperature T in the Kelvin. ये इसका फॉर्मूला है. क्यों है ये इसका फॉर्मूला बच्चे? क्योंकि वो कहते हैं जितनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. डू यू एग्री टू दिस? यस मैम. जैसे जैसे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वैसे वैसे एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी. तो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. अच्छा, अब बच्चा देखो मेरी बात लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. यहाँ पे मैं दो सिस्टम्स बना रही हूँ. देयर इज द सिस्टम ए एंड देयर इज द सिस्टम बी. ठीक है बेटा, सिस्टम ए की जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ऑलरेडी बहुत तेज स्पीड पे इधर उधर घूम रहे हैं. ठीक है, वो बहुत तेज स्पीड पे इधर उधर आराम से घूम रहे हैं. मतलब उनमें ऑलरेडी क्या है, बहुत ही हाई रेंडमनेस है. ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है, वो वेपर फेज में है, वो एकदम स्पीड से घूम रहे हैं. और जो बी के लिक्विड है ना बेटा, वो अभी थोड़े बंधे हुए हैं. बंधे हुए मतलब अभी उनमें इतनी रैंडमनेस नहीं. अब मैंने इसको भी हीट करा और मैंने इसको भी हीट करा. ठीक है, मानो मैंने दोनों को 10-10 मिनट हीट करा. इसको 10 मिनट हीट करा, इसको भी मैंने 10 मिनट हीट करा. 10 मिनट हीट करने के बाद बेटा आप बी में क्या देखोगे? व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द बी? 10 मिनट हीट करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बंधे हुए नहीं है, बट ये मॉलिक्यूल्स अभी थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड थे. अब मैंने इसको 10 मिनट तक हीट कर दिया. 10 मिनट तक हीट करने के बाद आप इसके अंदर बी में क्या ऑब्जर्व करो? एनीवन? बताओ. मैम बी वाले मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करने लग जाएंगे. वेरी गुड, बी में रेंडमनेस होने लगेगी उज्ज्वला. वेरी गुड, सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बी में अगर हम 10 मिनट बाद बी को देखेंगे तो जो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, वो पूरी तरह इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने. क्या ये बात क्लियर है? यस यस मैम. मैम. अच्छा ठीक है. और बेटा 10 मिनट बाद आप ए में क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन ए आफ्टर 10 मिनट्स? वो भी मूव करेंगे मैम. वो भी मूव कर रहे होंगे और ज्यादा शायद रेंडमनेस के साथ मूव कर रहे होंगे. किसमें ज्यादा चेंज आएगा, ए में या बी में? दैट इज माय क्वेश्चन. थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर करो, किसमें ज्यादा चेंज आएगा, ए में या बी में? ए में. अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, ये दो क्लासरूम्स है. ठीक है, ये एक बच्चों का क्लासरूम है ए
और ये एक दूसरे क्लासरूम है बी, ठीक है। दोनों क्लास में ना एकदम शैतान बच्चे हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे शैतान शैतान बच्चे बिठाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। अब बेटा जो ए वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा शैतान है, ठीक है। और ये जो बी वाले बच्चे हैं ना, ये भी शैतान है, लेकिन ये थोड़े से अभी कम शैतान है। क्यों कम शैतान है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर खड़ा कर रखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने खड़ा कर रखा है एक थोड़ा लीनियंट सा टीचर। तो ये बच्चे पहले भी क्लास में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा टीचर है नहीं है, ये आराम से घूम रहे हैं। लेकिन ये बेचारे बच्चे अभी इतने अच्छे से नहीं घूम पा रहे क्योंकि ये टीचर है। अब अगर मैं दोनों क्लासेस से टीचर को बाहर भेज दूं, तो किस क्लास में ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, ए में कि बी में? इक्वल होगा मैम वो दोनों। अच्छा ठीक है, किसी और तरीके से समझाते हैं, रुको। मैम बी में। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ऐसे समझते हैं। दो बच्चे हैं, ए और एक ये बच्चा है बी, ठीक है। ए जो है ना, वो एकदम अच्छे से खाना पीना खाकर बैठा है, उसका पेट एकदम भरा हुआ है, ठीक है। और जो बी है ना, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है, बिल्कुल लो एनर्जी में है। ए जो है वो एकदम हाई एनर्जी वाला बच्चा है, उसने सब खा रखा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी है। और ये जो बी है ना, ये एकदम लो एनर्जी, इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल इसने कुछ नहीं खाया हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसे एक बर्गर खिलाते हैं और इसे एक बर्गर खिलाते हैं, किसे ज्यादा खुशी होगी, ए को कि बी को? बी को। बी को। बी को होगी मैम। ठीक है। बर्गर खा के ज्यादा एक्साइटेड कौन हो जाएगा, ए या बी? बी। 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 है ना। तो बेटा जो सिस्टम ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर होता है, जिसमें ऑलरेडी इतनी रैंडमनेस ऑलरेडी होती है, तो अगर आप उसे थोड़ी सी हीट दो भी दोगे ना, तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो लो टेम्परेचर पे सिस्टम होता है, उसको जैसे ही हीट मिलती है ना, वो पागल हो जाता है और वो और ज्यादा रैंडमनेस दिखाने लगता है। मतलब अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट एक ऐसे सिस्टम को दूं जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है, तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स ऑलरेडी रैंडमली मूव कर रहे हैं, मैं इन्हें थोड़ी हीट और दे दूं, तो ये क्या करने लगेंगे, मे भी थोड़ी और तेज से मूव करने लगेंगे। तो मे बी इनमें थोड़ा सा स्पीड का चेंज आएगा, कि थोड़ा ज्यादा स्पीड से मूव करने लग जाए और थोड़ा रैंडम हो गए, बिल्कुल ही दूर दूर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर एक लिक्विड है या एक सॉलिड है, सॉलिड मान लेते हैं जैसे आइस है, जो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पर है, अगर मैं वो सेम हीट उसे दूं, तो ये क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो ज्यादा चेंज हमें किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड के केस में देखने को मिलेगा। डू यू एग्री? यस मैम। में हमें ज्यादा डिफरेंस यस देखने को मैम। मिलेगा। तो बच्चे यहीं से हमारे पास ये टेम्परेचर का आया है। ये देखो, कई बार ना हम हीट को डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेट कर लेते हैं। हीट अलग चीज है और टेम्परेचर अलग चीज है। यहाँ पर हम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर ऑलरेडी सिस्टम का क्या था। अगर ऑलरेडी सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो उस पर अगर आप ये हीट दोगे तो एंट्रोपी में ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। बट अगर टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हुआ, तो एंट्रोपी में चेंज कम देखने को मिलेगा। अब समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस। सो बच्चा यहाँ पर लिख भी लो ये वाली चीज, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 को पहले हीट से रिलेट करते हैं। व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, when heat is added to the system, the molecular motion, the kinetic energy of the molecule increases. Kinetic energy of the molecules increases, and thus the entropy also increases.
सो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर हीट इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एस भी इंक्रीज करेगा, अगर क्यू डिक्रीज करेगा तो डेल्टा एस डिक्रीज करेगा। बट ऑन द अनदर हैंड if the same amount of heat is added to a system at a higher temperature, than a system at lower temperature, then the disorder caused is more in system with lower temperature. Clear हुआ? If the same amount of heat is added to a system at high temperature and a system at low temperature, then the disorder caused is more in the system with lower temperature. So we can say that delta S is inversely proportional to temperature. जितना कम टेम्परेचर होगा एंट्रोपी में चेंज उतना ज्यादा आएगा। ये क्लियर हुआ? यस मैम। चलो Yes, लिख लो ma'am. बेटा, फिर हम आगे समझेंगे। हो गया मैम। हो गया पक्का? क्लियर? ओके चलो बेटा, फिर बात करते हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी में क्या वो है, क्या इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर कोई टीचर नहीं है तो ये बच्चे ऐसे एकदम लाइन में बैठना पसंद करेंगे या रैंडमली इधर उधर घूमना पसंद करेंगे? रैंडम में इधर उधर रैंडमली घूमना पसंद करेंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बेटा आपको कब ज्यादा मजा आता है, जब आप बिल्कुल ऑर्डर्ड होते हो या जब आपको रैंडम होते हो थोड़े से, कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्रीडम होती है, आजादी होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? किस स्पेस में हम ज्यादा अच्छा फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं? मैम जब हम फ्रीडम। रैंडम होते हैं बच्चा, ये चीज थोड़ा सा एग्री करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमने अपनी पूरी लाइफ यही सुना है कि नहीं नहीं हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ऑर्डर्ड रहना चाहिए। बट पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी इज दैट द रैंडमनेस गिव्स अस द स्टेबिलिटी, क्योंकि रैंडमनेस में हम फ्री होते हैं। आप ये सोचो, यूनिवर्स में हर एक चीज टुवर्ड रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। ये सोचो, यहाँ पर अगर ये दो गैसेस हैं, एक तरफ ये गैस है ए और एक तरफ ये गैस है बी, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि ये अपनी अपनी जगह पर रहें या आपस में मिक्स हो जाएं? गैसेस हैं दोनों, आपस में मिक्स हो मिक्स हो जाएगी। जाएंगे मैम। हाँ मिक्स Mix होकर हो जाएंगे रैंडमनेस मैम। क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बच्चा यूनिवर्स में हर एक चीज टुवर्ड्स किसकी तरफ जाना चाहती है? टुवर्ड्स रैंडमनेस जाना चाहती है।
हर एक चीज क्या चाहती है कि वो चीज रैंडम हो जाए। जितनी ज्यादा रैंडमनेस इंक्रीज होती है उतना ही ज्यादा रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। आप कभी भी देखो, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये जो H2O है सॉलिड यानी कि जो आइस है, वो आइस अपने आप लिक्विड में क्यों ट्रांसफर हो रही है? बिकॉज उसको लिक्विड में जाने के बाद उसकी रैंडमनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। डेल्टा एस पॉजिटिव है, रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। हम अभी एक यहां पर एक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स ऐसे रखे हुए हैं अगर, और इनके ऊपर ये एक्स्ट्रा फोर्स लगा हुआ है, अगर ये एक्स्ट्रा फोर्स हटा दिया जाए तो क्या ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रहेंगे या फिर ये मॉलिक्यूल्स सब जगह ट्रैवल करना पसंद करेंगे? सब जगह ट्रैवल ट्रैवल करना करना पसंद पसंद करेंगे। करेंगे। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, द रैंडमनेस ऑलवेज स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये सोचो, ये पानी है बेटा, जो कंटेनर की हम लोग बात कर रहे थे कि एक पानी है, और पानी में अगर मैंने इंक डिसॉल्व कर दी किसी कलर की, तो वो जो इंक है बेटा वो एक ही जगह रहना पसंद करेगी या रैंडमली हर जगह मूव करना पसंद करेगी? रैंडमली मूव मैम। मूव करना पसंद करेगी, इसीलिए इंक अपने आप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और क्या ये इंक अपने आप ऑर्गेनाइज होगी कि इंक अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए? क्या ये अपने आप ऐसा होगा? बताओ, नहीं होगा ना। नहीं होगा इसका मैम। मतलब इट इज क्लियर दैट the entropy of a system increases in a spontaneous process. तो सेकंड क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, एनर्जी लोअर होनी चाहिए, एंड सेकंड क्राइटेरिया, चलो मैं लिख भी देती हूँ इसको, एक मिनट मैं फ्लो चार्ट बना के लिख देती हूँ। आपको ये बात समझ में आ गई ना बच्चे? यस यूनिवर्स मैम। में हर एक चीज टुवर्ड्स स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स रैंडमनेस जा रही है। वाटरफॉल से पानी हमेशा नीचे गिरता जा रहा है, क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वैसे वैसे रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। हर सेकंड हमारा यूनिवर्स और ज्यादा रैंडम होता जा रहा है। ठीक है, तो चलो बॉक्स बनाकर लिखते हैं, स्पॉन्टेनिटी has two criterias: decrease in enthalpy means delta H should be negative, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एंड सेकंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एस शुड बी प्लस में। पॉजिटिव। स्पॉन्टेनिटी के लिए, एक रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। दीज टू क्राइटेरिया शुड बी मेट। लेकिन कभी कभी लड़ाई हो जाती है, अगर मानो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, अब लड़ाई है स्पॉन्टेनिटी होगा या नहीं होगा? कि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब डेल्टा एच कह रहा है मैं नेगेटिव हूँ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बट डेल्टा एस कह रहा है नहीं नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक जज आता है जो डिसाइड करता है कि इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। उस जज का नाम है डेल्टा जी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये वो हमारा जज है जो डिसाइड करता है दैट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है तब तो कोई लड़ाई नहीं है, तब तो वो कह देंगे कि नहीं नहीं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तब तो कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई कब है?
अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, या डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तब लड़ाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो इस डेल्टा जी वाले जज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके मैम। लास्ट Okay, क्लास में ma'am. हमारा ये वाला जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, ये खत्म हो जाएगा। यही हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डेल्टा जी। ये दो टॉपिक्स बचे हुए, नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट दिस चैप्टर, बट यू ऑल शुड रिवाइज द चैप्टर डन टिल हियर, ठीक है? Yes. ओके बच्चा, देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। बाय Thank बच्चे, you, ma'am. Bye. Good night. बच्चे, बाय, गुड नाइट। बाय 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 बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।